हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये नंबर्स की बहुत बड़ी दुनिया है, उसमें आपका स्वागत है बच्चों। तो पहले हम सीख लेते हैं कौन कौन से टाइप के नंबर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका हमें नॉलेज होना चाहिए ये चैप्टर पढ़ने के लिए, है ना। शुरुआत करते हैं, बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है बच्चों। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नंबर्स। नंबर्स की बात करते हैं बच्चों। नंबर्स कौन कौन से आपने पढ़े, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आया होगा। जैसे काउंटिंग नंबर्स की बात करें बच्चों, नेचर में हमेशा काउंटिंग, क्योंकि नेचर पॉजिटिव होता है बच्चों। हम इंसानों की गिनती स्टार्ट करें तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। तो पॉजिटिव नंबर्स को उन्होंने नाम दिया नेचुरल नंबर्स। क्या नाम दिया, क्योंकि नेचर से इंस्पायर नंबर थे। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि -1 बंदा खड़ा है, ठीक है, तो आपको काउंटिंग पॉजिटिव स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो n को हम ले लेते हैं, दैट इज नेचुरल नंबर्स, राइट बच्चों, नेचुरल नंबर्स। और इसमें आपको इंक्लूड क्या करना है, इसमें आपको इंक्लूड कर लेने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो 1 2 3 और काउंटिंग जाती है बच्चों इनफाइनाइट तक, जिसका कोई एग्जिस्टेंस, मतलब किसी नंबर से आप नहीं लिख सकते हो। नोटेशन यूज़ करते हैं बट जनरली वो सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट नोटेशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट जो आपको नंबर्स देखने, अब देखो जैसे ही नेचुरल नंबर्स की बात आई, उसके बाद किसी एक महान मैथमेटिशियन ने जीरो की खोज करी, है ना। जैसे एक गाने में भी आता है ना, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सुनना, ठीक है। मतलब हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने जीरो फाइंड आउट किया है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना किसने ढूंढा है, ठीक है। तो अगर मैं ये नेचुरल नंबर में जीरो को भी मिला दूँ तो उसको बोलते हैं बच्चों होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में ये सारे नंबर प्लस आ जाएगा ज़ीरो, प्लस आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है। मतलब प्लस मतलब इसको आपको क्या कर लेना है, इसके साथ जीरो भी इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। अब जीरो भी ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब जैसे नेचर में पॉजिटिविटी है पर हमने उसमें नेगेटिविटी डाली, 1 है तो -1 है, पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज भी है, ठीक है। ऑपोजिट चीज़ें एग्जिस्ट करती है, राइट। तो इसके बाद जितने पॉजिटिव नंबर्स है बच्चों उतने ही नेगेटिव नंबर्स भी है, तो उसको बोला गया है इंटीजर्स। क्या बोला गया है, इंटीजर्स। देखो n तो यहाँ पे इसका नोटेशन n है पहले ही उसके नाम के हिसाब से, होल नंबर्स तो W है, बट इंटीजर्स में अलग है, ध्यान रखना। और इंटीजर्स में आपको क्या करना है, होल नंबर में बच्चों आपको नेगेटिव ऐड कर देना है, मतलब इंक्लूड कर देना है। इंक्लूड वर्ड बेटर रहेगा बच्चों। तो यहाँ पे -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3, ये हो गया इंटीजर्स। अब इतने नंबर भी इनफ नहीं थे। जैसे कि आप किसी एप्पल को या किसी कोई भी एक ऑब्जेक्ट को अगर आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दो, जैसे कि एक सपोज रोटी है आपकी, अगर इसके 4 पार्ट कर दिए तो एक पार्ट को आप क्या बोलोगे, अगर किसी नंबर से रिप्रेजेंट करो तो एक रोटी के 4 पार्ट, मतलब ये क्या हो गया, 1/4 पार्ट ऑफ दिस एंटायर रोटी, राइट। तो जब भी चीज़ों को थोड़ा सा मेन पोर्शन में से आप स्प्लिट करते गए, रिक्वायरमेंट डेवलप होती गई कि फ्रैक्शन नंबर की, किसकी, फ्रैक्शन नंबर की। तो जो फ्रैक्शन नंबर थे उसमें ऑब्जर्व किया गया बच्चों कि कुछ फ्रैक्शन नंबर होते थे, इसको हम सीधा नेक्स्ट पेज पे ही ले लेते हैं, कि जो फ्रैक्शन नंबर होते थे उसमें 2 टाइप के नंबर, फ्रैक्शन मतलब जिसका एक होगा न्यूमरेटर बच्चों, एक होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन नंबर को जब ऑब्जर्व किया, जब इसको मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो 2 टाइप के नंबर्स मेरे को दिखे।
एक नंबर मेरे को दिखे बच्चों कि जैसे कि 1/2, तो अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 1/2 इज नथिंग बट द 0.5। अगर आपको नहीं पता है तो 1 को डिवाइड बाई 2 करो तो 0.0 लगाया, 2 5 जा 10, तो ये हो गया 1/2 मतलब क्या हो गया 0.5। तो ये एक टाइप का नंबर है जिसको बोलते हैं हम, इस नंबर को बोलेंगे टर्मिनेटिंग नंबर बोलेंगे। क्या बच्चों? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट मतलब खत्म, ऐसे एम्प्लॉय को बोलते हैं ना कि अब हम तेरे को टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट मतलब तेरी कहानी फिनिश, दी एंड। मतलब अगर कोई नंबर कुछ डेसिमल के बाद उसका डब्बा ख़त्म, ट्रेन के बहुत सारे डब्बे हैं पर कुछ लिमिट के बाद ख़त्म हो जाते हैं, चल रही है बट कुछ के बाद ख़त्म हो जाते हैं बच्चों, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, मतलब आफ्टर सम डब्बे, आफ्टर सम टाइम द नंबर स्टॉप्स, ऐसा समझो ना, खत्म, राइट। अब सपोज दूसरे टाइप का नंबर, लेट अस टेक 1/3, इसको आप डिवाइड करो बच्चों, तो क्या आएगा? अगर आप 0 लिख दो, पहले 0.3 3 जा 9, फिर वापस 1 आ गया, वापस 0 चिपकाओ, 3 3 जा 9, वापस 1 आ गया, 3 3 जा 9, तो ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मतलब कि इसका कंटिन्यूअस आगे डेसिमल फॉर्म चलता ही रहता है। तो इसको बोलते हैं बच्चों 0.33 डॉट डॉट, जिसको आप 9th में लिखते थे 3 के ऊपर बार मतलब 3 नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? डब्बे खत्म ही नहीं होते, चलते ही रहते हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे तुम्हें अभी लग रहा होगा कि मेरे एग्ज़ाम चलते ही रहते, ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, हाँ चलते ही रहते हैं एग्ज़ाम, भले आपके रिटर्न एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए बट लाइफ के एग्ज़ाम हमेशा चलते रहते हैं बच्चों। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, सो एग्ज़ाम्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, चाहे वो रिटर्न वाले हो कि ऊपर वाला जो लेता है, दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसको आप 2 वर्ड से लिख सकते हो, रिकरिंग, और रिकरिंग आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको रिपीटिंग भी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, तो अगर फ्रैक्शन में मैंने एक फैमिली डिफाइन कर ली कि अगर फ्रैक्शन ऐसा कुछ दिख रहा है बच्चों, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग है या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है, तो उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, बट फ्रैक्शन में ही अगर नंबर इसके अलावा है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। इसके अलावा मतलब कौन सा टाइप हो गया बच्चों? अभी बाकी तो एक ही टाइप हुआ, टर्मिनेटिंग को तो मैंने रैशनल बोल दिया, नॉन टर्मिनेटिंग में एक टाइप के रिपीट हो रहा है उसको भी मैंने रैशनल बोल दिया, तो अभी एक ही टाइप बचा बच्चों। कौन सा टाइप बचा? नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। क्या है? नॉन रिपीटिंग भी है। आप कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हो जिसमें वो टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा है। आप कोई भी एक एग्जाम्पल ऐसा ले सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एट नॉन रिपीटिंग, तो उसको क्या बोल देंगे हम? उस टाइप के नंबर को बोल देंगे हम इरेशनल नंबर। क्या बोल देंगे बच्चों? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो जो इंटीजर्स है उसके बाद पिक्चर में आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के 2 टाइप, रैशनल एंड इरेशनल, पर हम गाड़ी में नेक्स्ट जो सेट ले रहे दैट इज अ सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर होता क्या है इसको डिनोट करेंगे, क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर नंबर लिखने जाए तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस, पहले तो वो फ्रैक्शन होना चाहिए, मतलब p/q फॉर्मेट होना चाहिए, राइट, जिसमें q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए बच्चों, क्योंकि डिनोमिनेटर
अगर 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड हो जाता है मैथ्स में। और P एंड Q आप ले सकते हो Z ऊपर वाले साइड में से, ठीक है। तो पहले क्या चेक करोगे रैशनल होने के लिए कि वो P/Q फॉर्मेट में है या नहीं है। जैसे कि 1/2, ठीक है, ये P/Q फॉर्मेट में है, बट डेसिमल भी चेक कर लेना, क्या ये रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेट, उसके बाद डिसाइड करना, ठीक है। क्योंकि कुछ नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में तो होते हैं, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो वो रैशनल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। चलिए, तो एक काम कर लेते हैं, ऐसा एक आध हम लोग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नंबर आपको मैं दिखा देती हूँ। अगर मैं 5/12 कर दूँ तो क्या आ रहा है, 4/1। पहला क्या है बच्चों, 4/1, उसके बाद रिपीट हुआ, तो पहले नंबर तो रिपीट हुए ही नहीं, ठीक है। तो क्या इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में डालेंगे या फिर टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में डालेंगे, ये आपको सोचना है, ठीक है। दैट इज़ योर होमवर्क। चलो दूसरा आप एक और ले लो, 7/12। इसमें भी सेम हो रहा है। देखो ये 3 3 3 रिपीट तो हो रहा है, पर आगे वाला कोई रिपीट हुआ नहीं। चलो एक और ले लो, 1/4, तो क्या आ रहा है, 3958। देखो लास्ट नंबर तो रिपीट हो ही सकता है, बट आपको क्या देखना है, क्या वो पहली स्टार्टिंग से कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है या नहीं। जैसे कि एग्जांपल ले 22/7, तो देखो यहाँ पे एक परफेक्ट पैटर्न सेट हो रही है, 142857, ठीक है। इसको मैं लिखूँ पर ये चला जाएगा 3.142857, फिर अगेन रिपीट 142857, देन अगेन रिपीट 142857। तो इस टाइप की पैटर्न को आप बोलोगे पैटर्न रिपीट हुआ, तो दैट इज नोन एज अ रैशनल। एंड अदर्स आर, अगर ऐसी पैटर्न रिपीट नहीं हो रही है स्टार्टिंग से ही, देन इट इज अ इरेशनल। तो यहाँ पे कैसे लिखोगे, इसको लिखना है तो 3.14287 बार, सो इट इज अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो इरेशनल में बहुत सारे नंबर आएंगे जो कुछ डेसिमल के बाद रिपीट होंगे नहीं, राइट। चलिए, आई होप कंसेप्ट इज क्लियर। अब इसको हम एक बॉक्स के फॉर्मेट में समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि डब्बे के अंदर डब्बा, अमेज़ोन में कभी कभी ऐसा होता है, गिफ्ट रैप बॉक्स में ऐसा होता है कि इतना बड़ा डब्बा देंगे, फिर इसके अंदर एक और डब्बा, फिर इसके अंदर एक और डब्बा, फिर इसके अंदर एक और डब्बा, फिर इसके अंदर एक और डब्बा। मतलब बंदा थक जाएगा और इसमें से निकलेगा इतना सा हजमुला का गोली, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी ट्रिक यूज़ होती है। तो सेट में भी ऐसा है बच्चों, नंबर्स में भी है। सबसे पहले कौन आया, नेचुरल नंबर्स। कौन आया बच्चों सबसे पहले, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे ये बक्से को मैं बोल देती हूँ n। अब n इस बक्से में अगर मैं 0 इंक्लूड कर दूँ तो इस बक्से को बोल दूँगी होल नंबर्स। अब इसके अंदर मैं कुछ फ्रैक्शन वाले भी ऐड कर दूँ, सिर्फ कौन से वाले, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा बच्चों q। तो पहले n फिर w। अच्छा एक तो रह गया बच्चों, एक कौन रह गया अपना z। तो अब इसमें नेगेटिव ऐड कर दूँ तो z, फिर फ्रैक्शन वाले में स्पेसिफिक टाइप के ऐड कर दूँ, कौन से, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग, तो q। और इसके बाद अभी इरेशनल भी ऐड कर दूँ, इंक्लूड कर दूँ इरेशनल भी, तो लास्ट वाला आ जाता है बच्चों सेट ऑफ, जो चैप्टर का नाम है बच्चों, पूरी फैमिली का मुखिया कौन, दैट इज रियल नंबर्स, ठीक है। तो पूरा बक्सा रियल नंबर्स, उसके अंदर जाओगे तो आपको पहले मुलाकात होगी इरेशनल, फिर रैशनल, फिर z, फिर w, फिर n, ठीक है। तो n इसका पार्ट है, w और n इसका पार्ट है। ये तीनों
क्योंकि फैमिली में इसके अंदर इरेशनल भी डाल दो तो पूरी फैमिली का नाम क्या है, रियल नंबर। मतलब सब कुछ मिला दो तो क्या बन जाता है, रियल नंबर्स। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने पढ़ा रियल नंबर्स होता क्या है, सब फैमिली का मिला के बन जाता है बच्चों रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए तो अब पढ़ते हैं आगे। पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी चाहिए जिसका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो देखो डिविजिबिलिटी रूल में आपको कुछ बेसिक डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है। पहला डिविजिबिलिटी रूल है डिविजिबल बाय 2, राइट, डिविजिबल बाय 2। अगर 2 से डिविजिबल है, चेक करना है तो क्या कर लो, लास्ट डिजिट इवन नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4 ऐसा होना चाहिए। देखो 0 इवन नंबर नहीं है, बट 0 है तो भी डिविजिबल बाय 2 होगा। तो लास्ट नंबर 0, 2, 4 ऐसा कुछ हुआ तो वो 2 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 20, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ये भी 0 है, 5। ठीक है, अब आगे ये 5 आ गया, 5 आ गई ना प्राइम नंबर। हम बात करेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर की भी। ठीक है, अब ले लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 3। चलो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर टोटल करूं तो वो 3 का मल्टीपल है, जैसे कि तो अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है बच्चों, मल्टीपल ऑफ 3 है, अगर टोटल करूं तो अगर वो मल्टीपल 3 है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सिंपल, इसको चेक कर लो 123 को, 3 4 ज़ा 12, 12 नीचे गया 0, 3 नीचे गया 3 1 ज़ा 3 आ गया, इजी। नाउ डिविजिबल बाय 5 तो बहुत ही ईजी है बच्चों। अब देखो तुम लोग बोलोगे मैडम 4 क्यों नहीं लिया, तो हम सिर्फ प्राइम नंबर्स से डिविजिबल चेक करेंगे क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आगे जाके। अब प्राइम नंबर होता क्या है, प्राइम नंबर ऐसा होता है जिसका 2 ही फैक्टर निकलता है बच्चों, नंबर इटसेल्फ एंड 1। मतलब जिसके 2 ही फ्रेंड है, वो खुद का एक फ्रेंड है और 1 उसका फ्रेंड है। ठीक है, तब उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। बट अगर उसके मोर देन 2 फ्रेंड्स है, वो खुद का फ्रेंड 1 और भी आसपास से ले लो 2-3 फैक्टर, तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है बच्चों। क्या नंबर हो जाता है, कॉम्पोजिट। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 5 कब होता है, अगर लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाता है। लास्ट डिजिट या तो 0 है या तो 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 हो जाता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों। नाउ नेक्स्ट इज डिविजिबल बाय 7। तो इसका रूल थोड़ा याद नहीं रहता है, आगे के 3 तो बच्चों को याद ही रहते हैं। अगर आप यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और रिमेनिंग नंबर में से माइनस कर दो, माइनस कर दो, और जो आउटपुट मिलता है वो 7 का मल्टीपल है तो वो डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, 143 लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 तो 14 माइनस क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 14 में से 6 गया तो कितना आ जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8 आया। नाउ दिस 8 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 7, सो दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, कोई भी एक नंबर और भी ले सकते हो, ऐसा लेते ना अभी जो डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो अभी तो याद नहीं आ रहा है बट सेट करके देखते हैं, है ना। यहाँ पे ले लेते हैं 182। ठीक है, तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, और रिमेनिंग नंबर मतलब बाकी जो बचा हुआ नंबर है वो, तो 18 में से 4 गया तो कितना आ गया, 14। नाउ 14 इज द मल्टीपल ऑफ 7, सो 182 इज डिविजिबल बाय 7। आप चेक करना चाहते हो तो कर लो कि 182 को मैं 7 से डिविजिबल करूँ तो 7 2 ज़ा 14
42 बचेगा, 7 6 जा 42, तो डिविजिबल है। अच्छा ये सब बता दिया, पर डिविजिबल का मीनिंग पता है बच्चों? वो तो बताना ही रह गया। डिविजिबल का मीनिंग होता है कि अगर आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 0 आ जाता है बच्चों, तब वो डिविजिबल है। ठीक है, तो डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर क्या आना चाहिए बच्चों? 0 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप डिविजिबल बाय 7 इज क्लियर। हम लोग 11 तक याद रखेंगे, ज़्यादा नहीं याद रखेंगे बच्चों। तो डिविजिबल बाय 11, डिविजिबल बाय 11 पढ़ लेते हैं कि अगर नंबर बच्चों उसके ऑड प्लेसेस, देखो ऑड नंबर्स नहीं, ऑड जगह, जैसे तू पहली बेंच पे बैठा है, कोई दूसरी बेंच पे बैठा है, या तो पहली बेंच पे पहला बैठा, दूसरा बैठा, तीसरा बैठा, चौथा बैठा, तो ये पहली पोजीशन हुई, ये तीसरी पोजीशन हुई, तो इसको बोलते हैं बच्चों ऑड प्लेसेस। तो सम ऑफ नंबर्स एट ऑड प्लेसेस माइनस, मतलब दोनों में से जो भी बड़ा हो आप पहले ले सकते हो, माइनस सम ऑफ नंबर्स एट इवन प्लेसेस। इन दोनों का अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो और आंसर या तो 0 या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, तो वो डिविजिबल बाय 11 हो जाएगा। यही क्वेश्चन ले लो, ऑड पे कितना हुआ सम 3, इवन प्लेसेस पे कितना हुआ 3, आंसर क्या आ गया 0, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा होगा एंड होगा। चेक करना चाहते तो कर लेना, डिवाइड करके रिमाइंडर 0 बनेगा बच्चों। इजी समझ आ रहा है? बड़े आगे बच्चों, मज़ा आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये एक थियरम है, ये कौन है ये नहीं पता है, कोई होगा बेचारा सिंसियर बच्चा। ठीक है, ये एक थियरम है बच्चों जो जिसका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है, इसका प्रूफ नहीं पूछते हैं बच्चों। ठीक है, आ भी सकता है क्योंकि हर बार नया है, पर हम अभी सिर्फ इसको यूज़ करने के लिए पूछेंगे क्योंकि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन के लिए ज़रूरत पड़ेगी। इसका नाम याद रखना, इज अ फंडामेंटल थियरम ऑफ एरिथमेटिक। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, हर एक जो कॉम्पोजिट नंबर होता है बच्चों, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जिसके बहुत सारे सगे वाले है ना, कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब हर एक कॉम्पोजिट को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये ऐसा बोल रहा है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब उसके सगे वाले यूनिक ही होंगे, मतलब ऐसा नहीं एक के फिक्स कि इसके ये ही 5 सगे वाले हैं भाई। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर अकर्स, मतलब उनका आने का मतलब टाइम फिक्स नहीं है, मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं है। मतलब सपोज एक इसके 5 सगे वाले, 2 3 5 7, 2 3 5 7, अब ये इसके घर पे कभी भी आ सकते हैं। मतलब मैं ऐसा लिखूँ 2 3 5 7, पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, या फिर मैं ऐसा लिखूँ इसकी जगह पे सेकंड कॉम्बिनेशन कि पहले 3 आया, फिर 2 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया, डजेंट मैटर, कोई भी पहले आ सकता है, चाय पीने कोई कभी भी आ सकता है, बट सगे वाले चेंज होंगे नहीं, ऐसा बोलना चाहता है। ठीक है बच्चों, सगे वाले चेंज होंगे नहीं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा, कोई भी एक नंबर ले लो आप, 36 लिखा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 से स्टार्ट करोगे, आ गया 18, फिर अगेन 2 से डिविजिबल 9, फिर अगेन 3 से डिविजिबल 3, अगेन 3 से डिविजिबल 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया 2 2 3 3। तो यही इसके फैक्टर्स हैं, ये यूनिक है, ये यूनिक है। मतलब 3 2 बार आ रहा है तो 2 ही बार आएगा, 2 2 बार आ रहा है तो 2 ही बार आएगा, तीसरी बार नहीं आएगा। पर किसी ने ऐसे लिखा और किसी ने ऐसे लिखा 3 2 3 2, तो क्या ये 2 अलग अलग तरीके हैं? तरीके अलग है बट आंसर क्या आएगा? सेम। तो दोनों ही यूनिक है। क्या लिखा है? फैक्टराइजेशन यूनिक ही होगा बट ऑर्डर डजंट मैटर। ठीक है, थियरम समझ आ गया बच्चों? इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमने जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े बच्चों, वो हमें यहाँ पे यूज करने हैं। ठीक है, चलो तो 250, देखो इसको आप ऐसे रफली करना, पर प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिखेंगे 10th के तरीके से। 10th का तरीका क्या है? ठीक है, यहाँ पे अगर
ये रफ में करना, पर 10th में लिखने का तरीका अलग है, वो हम यूज़ करेंगे। चलो ये रफ वर्क करें। लास्ट डिजिट 0 किससे डिविजिबल होगा? 2 से। तो 2 से डिवाइड करो तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 2 5 ज़ा 10। 5 से डिवाइड करो 25 5 ज़ा 125, वापस 5 से डिवाइड करो 5 5 ज़ा, वापस 5 से डिवाइड करो 5 1 ज़ा। तो इसको लिखते कैसे हैं? देखो, इसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। जनरली ऐसे मेंशन होता है, ना भी हो तो आप ऐसे ही लिखो। 250 के 2 भाग ले, क्या है? 125 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट में आप क्या लिखो? छोटा वाला नंबर। राइट में आप लिखो बड़ा वाला नंबर। फिर इसके 2 भाग ले, 5 एंड 25। ठीक है, समझ आ रहा है? सिर्फ वही है पर लिखने का तरीका अलग। फिर इसके 2 सेम टू सेम भाग ले, 5 5, और इसका क्या आया? 5 1। तो 1 तक पहुंचना है बच्चों। तो ये जो हो गया उसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको कैसे लिखेंगे? 250 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? 2 इंटू, अब 5 कितनी बार रिपीट हुआ? 3 बार। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? 5 का पावर 3। समझ आया? इजी। बढ़े आगे बच्चों। चलिए पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लास्ट डिजिट है 7, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, ना ही 0 है तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 + 7 14, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, 3 से नहीं होगा। लास्ट डिजिट 0, 5 नहीं है, 5 से भी नहीं होगा। बचा क्या? 7। नेक्स्ट क्या? 7 बचा नहीं, नेक्स्ट है 7। तो 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करना कैसे सिखाया है? वैसे तो इसमें बिना चेक करे पता चलना चाहिए, क्योंकि 7 7 2 बार है, तो 7 1 ज़ा 7, 0 तो वैसे इट इज़ रहेगा, 7 1 ज़ा 7, तो डिविजिबल ही है, तो ज़्यादा चेक नहीं करते। तो 7007 को 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 ज़ा 7, फिर 0 नीचे आया, देखो फिर ये 0 नीचे आता है, तो ये आगे रन नहीं हो रहा है, तो उसको हम डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर 0 लगाना पड़ता है। ये एक और नीचे आया, फिर भी डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो ऊपर 0 लगाना पड़ता है। 7 1 ज़ा 7, तो आंसर कितना आ गया? 1001। अब ये वाला नंबर भी लास्ट डिजिट चेक करो, 5 तक नहीं होगा। ठीक है, तो अब 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से चेक करने के लिए इसमें आप डायरेक्ट नहीं पता कर पा रहे हो तो ट्रिक लगाओ। क्या ट्रिक सिखाई? लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई बाई 2, रिमेनिंग में से माइनस, सो 100 - 2 98। 98 इज डिविजिबल बाई 7, यस, क्योंकि 7 1 ज़ा 7, 2 बच गया, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिविजिबल। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड करो बच्चों, क्या आएगा? 7 1 ज़ा 7, 3 बच गया, 7 4 ज़ा 28, 2 बच गया, 7 3 ज़ा, तो ये आ गया 143, और यहाँ पे 7। अब ये 7 से भी नहीं हो रहा है, देखो 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा, फिर 21 रिमेनिंग नंबर में से माइनस करो, नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, या तो फिर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है वो ट्रिक, तो आप सीधा डिवाइड करके देख लो, 7 2 ज़ा 14, 3 बच गया, आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये 143 डिविजिबल नहीं है, तो 11 डिविजिबिलिटी चेक करो, क्या है? 3 + 1 4, ऑड प्लेसेस करोगे 4, इवन प्लेस पे यहाँ कुछ नहीं है, तो 0 काउंट करो, तो 4 - 4, समझ आ रहा है ना? इन दोनों का सम माइनस 4, 0 हुआ, मतलब 11 से डिविजिबल है, तो 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा, तो यहाँ 11 आया, तो यहाँ 13 आया बच्चों, एंड 13 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर, राइट? तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया? 7²। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। अब ये आ गया बच्चों 1415422। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। लास्ट डिजिट अगेन 2 है, तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा? 2
2 7 ज़ा 14, एक बज गया, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। अगर किसी को डायरेक्ट नहीं आता है तो तरीका पता है बच्चों, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, ठीक है। देखो मैंने तो 7 से डिवाइड कर दिया, हमें किससे डिवाइड करना है बच्चों, 2 से ना। हाँ, तो 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 आया 1 1, ठीक है। डायरेक्ट 22 नीचे नहीं आएगा, एक बार 2 आएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर दूसरी बार 2 आएगा, तो 7 7 1 1, ठीक है। अब ये लास्ट डिजिट 1 आ गया, मतलब वो 2 से तो डिविजिबल नहीं है। फिर 3 से चेक करो, 7 + 1 8 + 1 9, 9 + 16 हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, चलिए 3 से भी नहीं हुआ, 5 से भी नहीं होगा, तो सीधा 7 से डिवाइड करके देख लो। अगर आपको 7 से नहीं आता है तो 7 से डिवाइड करा तो 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, ठीक है। नहीं होगा तो नहीं हो रहा है भाई, तो सीधा 11 से करो। अभी तो 11 से करोगे तो ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं होगी, उसका 0 लगाना पड़ता है। 11 7 ज़ा 77, एक नीचे लाए, डिविजिबल नहीं है तो ऊपर 0, फिर वापस एक लाए, 11 1 ज़ा, तो 7 0 1 आया। और आप किससे भी ट्राई कर लेना, 7 0 1 की कोई फैक्टर नहीं मिलेंगे। 7 0 1 इज़ अ प्राइम नंबर बच्चों, तो 7 0 1 1 ज़ा 7 0 1, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, 11 × 2 × 7 0 1। क्लियर बच्चों? चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा है। क्लियर? अब आ जाते हैं इसके मेन टॉपिक पे। बच्चों 5th स्टैंडर्ड में तुम लोगों ने LCM SCF ढूंढना सीखा है, बट यहाँ पे हमें थोड़ा अलग तरीके से ढूंढना है, ठीक है। इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और आप अगर इसमें 5th स्टैंडर्ड की मेथड करके आओगे तो आपका आंसर भले आ जाएगा, बट यू विल गेट 0 मार्क्स, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है। अब फाइंड द LCM एंड HCF। चलो, LCM मतलब क्या होता है, देखो जैसे इसका नाम है ना वैसा उसका काम नहीं होता है। पहले तो HCF का नाम क्या है बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM का नाम क्या है, लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब कौन सा मल्टीपल कॉमन है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूं 5 और 7, 5 का टेबल लिखते जाओ, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो ये सारे क्या है, मल्टीपल्स। 5 के टेबल में आ रहे हैं वो मल्टीपल्स हैं। और वैसे ही 7 के लिखते जाओ तो 7, 14, वैसे कहाँ पे पहुँचोगे, 35। तो आगे भी और कोई नंबर्स होंगे जो कि दोनों के टेबल में आ रहे होंगे, ठीक है। बट हमें जो सबसे लोएस्ट मल्टीपल जो कॉमन है वो लेना है, दैट इज़ योर LCM। तो सबसे पहला मल्टीपल कॉमन कौन सा आ गया, 35। तो कोई बोले कि 5 और 7 का LCM क्या हुआ, तो 35 आएगा, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर की बात करें तो उसको टेबल नहीं लिखने जाना है, उसका डिवीजन। तो अगर आप 5 का डिवीजन करोगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, 7 का करोगे तो क्या आएगा, 7 1 ज़ा 7। तो ऐसा कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में हो और वो हाईएस्ट कॉमन हो, दैट इज अ HCF। देखो कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको ढूंढने का तरीका बहुत ईजी है। HCF मतलब ऐसे फैक्टर्स जो दोनों में कॉमन है, ठीक है।
क्लियर, दोनों में ही होने चाहिए। और मल्टीपल ऐसा याद रखो कि जो दोनों के टेबल में आते हो वैसा नंबर, ठीक है। चलो अब तरीका ढूंढेंगे कैसे, तो पहले इसके फैक्टराइजेशन कर देती हूँ। 25 मतलब अब थोड़ा डायरेक्ट सीख जाना, 5 5 स्क्वायर, 35 मतलब 5 7, ठीक है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, दोनों में जो फैक्टर कॉमन हो वो लेना है, ठीक है। बट यहाँ पे याद रखना, एक डेफिनेशन सिखा रही हूँ, दोनों का कॉमन फैक्टर लोगे और कॉमन का मिनिमम पावर लोगे। क्या लोगे? मिनिमम पावर लोगे, तभी तो वो दोनों में कॉमन होगा ना। मैक्सिमम ले लोगे तो एक में है पर एक में नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पे बच्चों 5 स्क्वायर, यहाँ 5 2 बार है, यहाँ पे 5 एक ही बार है, तो कॉमन तो एक ही बार हुआ ना। तो आपको क्या HCF ढूंढते टाइम करना है, दोनों में जो कॉमन बंदा है वो उठाना है, और कॉमन बंदे का भी टोपी कौन सा लेना है? छोटा। देखो उसके नाम में हाईएस्ट लिखा है पर वो काम उल्टा कर रहा है, ठीक है। पावर कौन सा ले रहा है? मिनिमम, इसलिए मैंने बोला नाम पे मत जाना, ठीक है। तो क्या लेना है HCF, मतलब सिंपल, दोनों में जो बंदे हो रहे हैं कॉपी, उसको किडनैप करो। तो इसका HCF क्या आएगा बच्चों? कॉमन और इसका मिनिमम पावर 2 और 1 का मिनिमम पावर 1, मतलब आप क्या लिखोगे? सिर्फ 5। नाउ LCM में क्या होगा बच्चों? सबको भेगा करना है, पूरी फैमिली आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है? सबको भेगा करो भाई, और हर एक का मैक्सिमम पावर लोगे। क्या लोगे? हर एक को भेगा करके मैक्सिमम पावर। तो देखो कितने बंदे दिख रहे हैं बच्चों? 5 और 7, 2 बंदे दिख रहे हैं। अब ढूंढो 5 का मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है? 1 और 2, तो यहाँ आएगा 2। 7 का मैक्सिमम पावर इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें मैक्सिमम पावर 1 है, तो हमने ले लिया 1। तो ये हो गया 5 5 = 25, 25 इंटू 7, तो 5 7 = 35, कैरी 3, 7 2 = 14 प्लस 3 दैट इज 17। 5 7 = 7 5 = 35, कैरी 3, ठीक है, 175। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि 25 और 35 का टेबल कहाँ मिलेगा। सबसे पहले मुलाकात कौन से जंक्शन पे होगी? 175 पे होगी। और दोनों के कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ कॉमन बंदा कौन है? 5, दैट इज योर HCF। तो HCF डेफिनेशन याद करो, सिर्फ कॉमन बंदे उठाने के, और कॉमन का भी टोपी कैसा? मिनिमम, हाईएस्ट है तो मिनिमम। और LCM मतलब बच्चों सबको ले आओ, भेगा कर दो, और सबका टोपी कैसा? हाईएस्ट, क्योंकि उसका नाम क्या है? लोएस्ट, उल्टा, राइट। इजी। चलो अब 105 के फैक्टराइजेशन कर देते हैं। लास्ट डिजिट है 5 बच्चों, तो क्या आएगा? 5 2 = 10, 5 1 = वैसे ये तो 105 है, देखो आप ऊपर नीचे कर दोगे तो भी चलेगा। 5 + 1 6, तो 3 से डिविजिबल है। 3 3 = 9, 3 5 = 15, फिर क्या आ जाएगा? 5 से 7, फिर 7 1 = 7। सो 105 के कितने फैक्टर्स मिले बच्चों? 3 5 7, ठीक है, इजी। नाउ 125, तो 5 से डिविजिबल है 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, अगेन 5 से डिविजिबल है, सो 125 इज 5³ चलो बताओ अभी HCF क्या होगा? HCF होगा सिर्फ कॉमन बंदे उठाने के, कॉमन का मिनिमम। कॉमन बंदे कौन है? सिर्फ 5, उसका मिनिमम पावर क्या है? 1, तो HCF क्या आ गया? 5। LCM मतलब सारे बंदे उठाने के 3 5 7, सबका मैक्सिमम पावर, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1, 7 का 1 और 5 का मैक्सिमम पावर 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे दैट इज योर LCM। कैलकुलेट खुद करियो, ठीक है। चलिए बच्चों, राइट, आई होप आंसर आपको समझ में आ रहे हैं।
क्या इसको आप खुद कर सकते हैं? ये सोच रहा है मैं तो कर सकता हूँ, क्या आप कर सकते हैं कि नहीं? ठीक है, आप भी कर सकते हो, क्योंकि आपका कंसेप्ट कैसा है बच्चों? एकदम क्लियर, राइट। बढ़ते आगे, अब आ जाते हैं, अब पहले दो टर्म्स, दो नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते थे वो सीखा, अभी 3 का निकालने का सीखना है। तो वैसा ही है, तरीका तो सेम ही है, कोई डेफिनेशन अलग नहीं है बच्चों। चलिए करते हैं। 15 का क्या आ जाएगा? 3 × 5। 25 का क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर। 35 का क्या आ जाएगा? 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा, है ना? सही है ना? सही होगा, राइट। चल अभी एलसीएम एचसीएफ ढूंढते हैं, वही तो बोल रहा है। अच्छा, आगे वाले क्वेश्चन में हमने शायद एक पॉइंट मिस किया, उसने कुछ क्वेश्चन में लिखा था, है ना? ये वाला कर लेते हैं, फिर आगे वापस रिवर्स गियर लगाते हैं, ठीक है। क्या आएगा? एचसीएफ इज इक्वल टू, पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या आएगा? कॉमन बंदे उठाओ। तो अब जब तुम लोग कॉमन बंदे उठाने जाओगे तो आप तीनों में कॉमन देखोगे, कितने हैं? 5। 5 का मिनिमम पावर 1, तो एचसीएफ आ गया 1। एलसीएम में आप सबको भेगा करो, कितने बंदे दिख रहे हैं? 3 5 7। मैक्सिमम 5 का पावर क्या है बच्चों? 2, तो क्या आ गया? 7 3 = 21, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज योर एलसीएम। ठीक है, करना पड़ेगा मुझे? नहीं, तुम लोग होशियार हो, कर लेना, ठीक है। वैसे ही 3 डिजिट का, वैसे 2 है तो ये वाला मैं करा देती हूँ, नेक्स्ट वाला आप खुद करना। तो 16 मतलब 2 to the power 4 होता है बच्चों, राइट। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 16, देन इट इज अ 16। 24, 3 8 = 24 होता है, राइट। मतलब 2 क्यूब, मतलब 2 क्यूब इंटू 3 लिख दो। 36 मतलब 9 4 ज़ा, तो 3 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 9 4 ज़ा 36। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी आपको आना चाहिए। तो एचसीएफ मतलब कॉमन बंदे उठाओ। तो देखो 2 कॉमन है, पर 3 सिर्फ 2 में कॉमन है, तो वो नहीं लेने का। ठीक है, तो एचसीएफ क्या आ गया? 2, और उसका मिनिमम पावर देखो 2 है, तो क्या आएगा आंसर? एचसीएफ इज 4। एलसीएम क्या करने का? फैमिली, जितने बंदे हैं, कितने बंदे हैं? 2 और 3। फिर हर एक का मैक्सिमम पावर, 2 का मैक्सिमम पावर 2 3 4, 3 का मैक्सिमम पावर 2 है बच्चों 2, तो 2⁴ 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 से आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे, ये वाला होमवर्क बच्चों। अब आ जाते हैं ये क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या मिस हो गया था वो बता देती हूँ। मिस ये हुआ था बच्चों, हम लोग ऐसे ही चले जाते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? देखो क्या लिखा है बच्चों, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो यहाँ पे हमें बोल रहा है कि एक फॉर्मूला वेरीफाई करो। तो बच्चों पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। फॉर्मूला ये है कि अगर आप किसी भी 2 नंबर का 3 में ये नहीं लगेगी, तो किसी भी 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो उसका प्रोडक्ट और वो 2 नंबर का प्रोडक्ट दोनों सेम होता है। तो आप फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप इसको यहाँ पे वेरीफाई करके दिखाओ। अब चैप्टर 2 में भी हमने देखा हुआ है कि वेरीफाई मतलब LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो इसका LCM क्या आया बच्चों? 175। इसका HCF क्या आया? 5। A मतलब आपको जो गिवन है वो 25, B मतलब कि आपको जो गिवन है 35। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम होना चाहिए बच्चों। तो 175 इंटू 5 कर लो, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 7 5 ज़ा 35 प्लस 2 37 कैरी 3, 5 1 ज़ा 5 एंड 8, तो ये हो गया 875। ठीक है,
हमेशा आप क्या करो, बहुत सारी ट्रिक्स होती है ना मल्टीप्लिकेशन, पर हर एक नंबर में वो ट्रिक बदलती है। तो सिंपल आप मल्टीप्लिकेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। 25, फिर ये हो गया 5 2 ज़ा 10 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 + 1 7, 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 3 ज़ा 15 + 2 17। तो देखो आराम से हो गया। इसका भी आंसर क्या आ गया 875। तो वेरीफाई हो गया बच्चों, दैट इज कि आवर आंसर इज राइट। ठीक है, तो यही आपको बाकी 2 क्वेश्चन में भी करना पड़ेगा, ये वाला और ये जो आप होमवर्क में करने वाले हो वो। 3 में ये अप्लाई नहीं होता है, ये सिर्फ 2 में ही, 2 डिजिट वाले एलसीएम एचसीएफ में अप्लाई होता है। क्लियर। 3 की फॉर्मूला बच्चों अलग है जो हमारे सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं है। चलिए, तो उसी फॉर्मूला को हमें यूज़ करके एक क्वेश्चन दिया गया है, वो देख लेते हैं बच्चों। तो देखो फॉर्मूला लिख लेते हैं वापस, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी। अब देखो आपको यहाँ पे जब बड़े बड़े नंबर्स दिए हो, बहुत बड़े बड़े, ये तो वैसे इतने बड़े नहीं है, और आपको एक वैल्यू दी हो एलसीएम या एचसीएफ में से और दोनों नंबर भी पता हो, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को यूज़ करके जो गिवन नहीं है, जैसे एलसीएम गिवन है यहाँ, सॉरी एचसीएफ गिवन है 7 और ढूंढने के लिए बोल रहा है एलसीएम, तो वो आप फाइंड कर सकते हो। कैसे? तो देखो ब्रैकेट में आपको जो गिवन है दैट इज योर एबी। ठीक है, बी 91, ए इज 105, बी इज 91, एचसीएफ इज 7। तो हमें ढूंढना है एलसीएम। थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए रीस्टार्ट। ठीक है, लाइफ में हमेशा रीस्टार्ट होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला में वैल्यू डालते हैं बच्चों, एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो क्या करो, इसको लीडिंग टर्म बनाओ, एलसीएम को, एचसीएफ को नीचे ले जाओ। क्या बनेगा फॉर्मूला, एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ए कितना 105, बी कितना 91 और एचसीएफ कितना आपका 7। तो सिंपल, अगर आप ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा एलसीएम। तो क्या हुआ यहाँ पे, इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 7 1 ज़ा 7, 3 बचा, 5 नीचे आया तो 7 5 ज़ा 35। तो 15 इंटू 91 इज़ माई एलसीएम। ठीक है, आप 91 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा, 1 1 ज़ा 1, 1 9 ज़ा 9, 5 1 ज़ा 5, 45। तो 5 6 13, तो आंसर आ गया 1365। ठीक है बच्चों, इजी 1365, राइट। तो ये हो गया इसका एलसीएम, इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ब्रेन का यूज़ करते हैं, राइट। ये भी बोल रहा है थोड़ा यूज़ कर लेते हैं। एक्सप्लेन वाई दिस 2 नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अभी हमने बात करी थी बच्चों कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। कॉम्पोजिट नंबर होता है जिसकी फैमिली में बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हो, मतलब जिसके फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन 2, जिसके 2 ही फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ एंड 1, देन इट इज़ अ प्राइम नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स, देन इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, राइट। तो अब यहाँ पे दोनों नंबर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों। पहले ये वाला नंबर दिया है 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, फिर आप कहीं पे तक कैलकुलेशन करो, डजेंट मैटर। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 + 5। क्वेश्चन समझ आ गया क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन वाई
इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, मतलब वो बता रहा है भी कॉम्पोजिट है, आप लोग प्रूव करो, ठीक है। तो अब जब भी प्लस आता है मतलब बॉर्डर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस मतलब बॉर्डर, यू कैन टेक एक्स एज ए कॉमन टर्म। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले रही हूँ 13 दोनों में से, पहला एक टर्म है प्लस के बाद दूसरा एक टर्म है, मैं 13 को ले लेती हूँ कॉमन, तो 13 कॉमन हो गया, तो 11 5 जा 55 प्लस 1, सो 13 इंटू 56, तो 13 तो एक फैक्टर है ही, 56 के बहुत सारे आगे फैक्टर मिलेंगे, करना चाहते हो तो कर लो, 2 2 जा 4, एक बच गया, फिर 2 से 14, फिर 2 से 7, तो इसके फैक्टर्स आ गए 13 इंटू 2 क्यूब इंटू 7, दैट मीन्स मोर देन 2 फैक्टर, 7 भी है, 2 भी है, 13 भी है, मोर देन 2 फैक्टर हुआ बच्चों, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो सिमिलरली आप इसका ट्राई करोगे, आई होप आपको आंसर मिलेगा। बढ़ते हैं आगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम जैसा आ गया है, ठीक है। 2 बसेस स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, 2 बस है ऑन द सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ है, एक ही पॉइंट पे 2 बसेस स्टार्ट हो रही है, विच टेक्स 35 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। पहली वाली को 35 मिनट लग रहे हैं एक राउंड लगाने में, और दूसरी वाली को 42 मिनट्स लग रहे हैं दूसरा राउंड लगाने में, मतलब पहला ही राउंड लगाने के लिए। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेगी, तो सिंपल दोनों को मिलाना है ना, राइट, हमें तो दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो याद करो मैडम ने समझाया था कि एलसीएम क्या होता है, दोनों के टेबल कहाँ मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि ऐसा समझ लो कि ये ऐसा पूछ रहा है कि 35 मिनट वाला टेबल 35 1 जा 35 करते करते एंड 42 1 जा 42 करते करते, भले ये 2 बस का टाइम है पर ये दोनों टेबल घूम रहे, तो दोनों टेबल कब मिलेंगे, मतलब मल्टीपल पूछ रहा है, मतलब आपको क्या ढूंढना है बच्चों, एलसीएम। तो आपको याद रखना है कि कंसेप्ट कैसे निकालना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों की क्वेरी क्या होती है, मैडम पता नहीं चलता है कि एलसीएम ढूंढना था कि एचसीएफ, तो यहाँ पे दोनों कहाँ मिलेंगे ऐसा पूछा, तो मिलता तो कौन है, मल्टीपल मिलता है, तो सिंपल एलसीएम ढूंढना है। फिर एक और भी ट्रिक होती है, मैक्सिमा मिनिमा वर्ड यूज़ किया है तो भी हम यूज़ कर सकते हैं, पर वैसे टाइप का क्वेश्चन होगा तब देखेंगे। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में पता चला गड्डी कब मिलती है, तो चलिए 35 5 7 जा 35, 42 7 6 जा और 6 के अगेन फैक्टर 7 इंटू 2 इंटू 3 42 हो गया। चलिए एलसीएम मतलब सबको भेगा करना होता है, फैमिली में जितने भी है 2 3 5 7 4 बंदे दिख रहे हैं और हाईएस्ट पावर सभी का 1 ही है, तो दिस इज़ माई एलसीएम। तो क्या आ गया 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, इसको बोलते हैं कैलकुलेशन को करना इजी, तो आ गया 210, तो एलसीएम मिल गया बच्चों 210 मिनट्स, राइट बच्चों। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अच्छा ये 1.2 थियरम भी हमें इसका स्टेटमेंट समझना है, बिकॉज हम इसको यूज़ करेंगे फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। थियरम क्या बोल रहा है, लेट पी बी द प्राइम नंबर, पहली कंडीशन पी कैसा होना चाहिए बच्चों, प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम मतलब जिसके 2 ही फ्रेंड है, ठीक है। तो अगर पी प्राइम नंबर है और पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड मतलब रिमाइंडर 0, तो ये पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। वेर ए पॉजिटिव इंटीजर होना जरूरी है। कंडीशन क्या लगा दी बच्चों, ए पॉजिटिव, पी प्राइम ए पॉजिटिव इंटीजर, तभी ये रिलेशन इस्टेब्लिश होगा। कौन सा रिलेशन, कि पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेती हूँ 3, अगर कोई स्क्वायर रूट वाला नंबर ले लो जो कि 3 से डिविजिबल हो, या फिर 2 ले लो,
264 को डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल है, 64 इज डिविजिबल बाई 2, चेक कर लेना। तो यही प्राइम नंबर p दैट इज 2 इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, मतलब 8 को भी डिवाइड करेगा। सिंपल, राइट? कर रहा है 8 को डिवाइड, यस। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लो, ये थ्योरम वैलिड होगा। ठीक है, समझ आई बात? हाँ चलिए, तो √2 इज एन इरेशनल, ये हमें प्रूव करना है बच्चों। क्या करना है? प्रूव। अभी लड़की सोच रही है मैं तो कर लूँगी, यस, तो तुम लोग भी कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? ईजी है बच्चों। कैसा है? ईजी। याद रखना, मैथ्स इज ईजी, ईजी है, राइट? क्योंकि 10th का मैथ्स बहुत ईजी है बच्चों, आप खेलते खेलते पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा, राइट? √2 इज ए इरेशनल। इरेशनल रैशनल की बात हमने करी थी। तो देखो, जब भी हमारे पास कोई डेटा नहीं होता है ना प्रूव करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हमें अगर मैथमेटिक्स में ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा गिवन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज़ करते हैं। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता क्या है कि हम उल्टा सपोज कर लेते हैं, राइट? कि सपोज इसको इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसकी जगह इसका ऑपोजिट सपोज कर लेंगे कि सपोज √2 इज अ रैशनल। ठीक है, राइट? अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रूव करना है कि ये जो दिख रही है वो 5th स्टैंडर्ड की बच्ची है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करूँ, कैसे प्रूव करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो लेट अस टेक, उल्टा सपोज कर लेते हैं कि सपोज ये 7th स्टैंडर्ड की बच्ची है और फिर 7th का एग्ज़ाम देने गई और फेल हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ जुगाड़ू एग्जाम्पल बनाओ कि आप उल्टा सपोज कर रहे हो, या फिर आपको हमें प्रूव करना है कि आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, फिर आप 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देने चले गए तो ऑब्वियसली फेल होने वाले हो। ठीक है, इवन आगे का देने जाओ तो भी काफ़ी लोग भूल जाते हैं, 5th स्टैंडर्ड का देने जाओ तो भी फेल हो जाएंगे क्योंकि कोरोना में कुछ पढ़ा नहीं है। ठीक है, राइट? चलो, वैसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं पर वीडियो में तो कुछ ही दे सकते हैं ना। चलो, √2 इज अ रैशनल नंबर, उल्टा सपोज कर लो। √2 क्या है? रैशनल। रैशनल मतलब कैसा फॉर्मेट बच्चों? p/q, और इसमें p and q रिड्यूस फॉर्म होता है बच्चों। रिड्यूस फॉर्म मतलब जैसे मैं लिखूँ 2/4, ये नॉन रिड्यूस फॉर्म है, इसका रिड्यूस फॉर्म क्या हुआ? 1/2। तो जो रिड्यूस फॉर्म होता है ना उसमें ये दोनों नंबर होते हैं को प्राइम्स। अब एक नया वर्ड आया बच्चों, p and q आर को प्राइम्स। नाउ व्हाट डू मीन बाय को प्राइम्स? को प्राइम क्या होता है? भले वो खुद प्राइम हो कि ना हो, मतलब खुद के 2 से ज़्यादा सगे वाले हो कि ना हो, पर जो एक दूसरे के वो प्राइम नंबर है, मतलब इन दोनों में कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखो एग्जाम में, को प्राइम इनफ है। तो p and q हमने क्या सपोज किया? √2 रैशनल सपोज किया। तो रैशनल मतलब p/q। अब p/q है बच्चों, मतलब p/q को प्राइम होंगे रिड्यूस फॉर्म में, मतलब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर होगा नहीं एक्सेप्ट 1। अब इसको भी हटा देती हूँ, नहीं तो ऐसा लगे ओह क्या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ऐसा फीलिंग आएगी। ठीक है, पर है नहीं। अब देखो, इसमें आप p को राजा बनाओ, तो इधर गया √2q। अब रूट तो हमें नड़ता है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा? टोपी के ऊपर टोपी पहनाते हैं, टोपी पहनाने में हम एक्सपर्ट है। तो p² = हो गया √2 का स्क्वायर 2 और q का स्क्वायर q²। अब इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर मैं ऐसा लिखूं कि 10 = 5 × 2, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो, अगर मैंने किसी नंबर को किसी के फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि 10 इज़ डिविजिबल बाय 5, क्योंकि आप इसके नीचे ले जा रहे हो 10 / 5, तो कुछ आंसर मिल रहा है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो p² इज़ डिविजिबल बाय 2।
आप इसको दूसरे तरीके में भी लिख सकते हो कि पी स्क्वायर का एक फैक्टर 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। 2 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, बट हम क्योंकि आगे वाला 1.2 थियरम में डिविजिबल वर्ड यूज़ किया है, इसलिए हम यहाँ डिविजिबल वर्ड यूज़ करेंगे। तो क्या लिखा मैंने, देखो पी स्क्वायर डिवाइड करोगे 2 से, ये नीचे आया सपोज, ये नीचे ले लो 2, तो आंसर मिल रहा है ना क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब आगे एक थियरम पढ़ा, क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, यहाँ पे नोटेशन पे मत जाना, क्या लिख रहा है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट भी डिविजिबल है। तो अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी 2 से डिविजिबल है। थियरम नंबर 1.2 कि पी स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उसका स्क्वायर रूट पी भी 2 से डिविजिबल है, सिंपल। अब मतलब पी 2 से डिविजिबल है, मतलब p बाई 2 करूँ तो आंसर क्या मिलेगा, समथिंग, वी डोंट नो समथिंग क्या है, तो मैंने ले लिया c। तो p बाई 2 इक्वल टू c, इसको डायरेक्ट लिखूँ तो क्या आएगा बच्चों, p इक्वल टू 2c। p इज डिविजिबल बाई 2, मतलब p इज इक्वल टू 2c। अब दोनों तरफ वापस स्क्वायर कर दो बच्चों, तो क्या आ गया 4c स्क्वायर। देखो सब क्वेश्चन में सेम पैटर्न है, अंडर रूट प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, याद रखना। एक बार आ गया तो √2 लिखूँ, √3 लिखूँ, √5 लिखूँ, √7 लिखो, सबकी कहानी सेम, ठीक है। नाउ रिप्लेस पी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आई है बच्चों, क्या है पी स्क्वायर की वैल्यू, देखो पी स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो मैं इस वैल्यू को इधर डाल रही हूँ, तो क्या आएगा 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, 2 गया नीचे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मतलब अभी लिखा था ना कि अगर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर है, मतलब 2 नीचे गया तो आंसर मिल रहा है, तो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। वैसे ही ये 2 नीचे जाएगा तो आंसर मिल रहा है, मतलब q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। थियरम क्या बोलता है, अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल है प्राइम नंबर से, देयरफॉर q इज डिविजिबल बाय 2। तो ये तो क्या लेके आए बच्चों हम, देखो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। ये तो हम लेके आए कि ऊपर का नंबर और नीचे का नंबर दोनों 2 से डिविजिबल है। ऐसा कब हो सकता है, जब दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 हो, जैसे कि 14 डिवाइड बाय 16, ये दोनों 2 से डिविजिबल कब होंगे, जब मैं लिख पाऊंगी 2 7 एंड 2 8 तब डिवाइड होंगे ना। मतलब ये ऐसा बोल रहा है दो इक्वेशन बोथ आर डिविजिबल बाय 2, p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 2, और दोनों डिविजिबल बाय 2 है, मतलब p एंड q आर नॉट अ को-प्राइम, कि दोनों में कॉमन फैक्टर आया, और हमने तो क्या बोला था कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, पर कॉमन फैक्टर आया, मतलब दोनों को-प्राइम नहीं है। सपोजिशन क्या है, को-प्राइम है, आया क्या को-प्राइम नहीं है, तो मतलब आवर सपोजिशन क्या हो गई, रॉन्ग। इसी को बोलते हैं हम अपने ही सपोजिशन को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन बच्चों। देयरफॉर आवर सपोजिशन इज, यहाँ पे लिखोगे पहले विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये 3 लाइनें लिखने की, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये आ गया, मतलब वो क्या है बच्चों, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसको नेक्स्ट पेज में अगर जगह है तो ले लेते हैं। हाँ देखो क्या आया, विच इज, ये मेन लाइन है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कॉन्ट्राडिक्शन आया कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है बच्चों, 2 है, ठीक है। विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, मतलब हमारी सपोजिशन क्या है, रॉन्ग है। और अपनी सपोजिशन रॉन्ग, अपने सपोज क्या किया था वो तो देख लो, हमने सपोज किया था रैशनल, वो रॉन्ग हो गया, तो वो होगा क्या, फ्रैक्शन में वो रैशनल नहीं होता है, तो वो इरेशनल होता है।
देयरफॉर √2 इज इरेशनल। दैट्स इट, इजी। चलिए आप इसको एक बार और देखिए अच्छे से, राइट। बहुत ही इजी है बच्चों, आप एक बार, दो बार, तीन बार लिखोगे ना, फिर मैं √2 की जगह √3 कर दूँ, अंडर रूट प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, √5 कर दूँ, √7 कर दूँ, सब इरेशनल। ठीक है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ ये अगर √3 होगा तो जहाँ जहाँ 2 दिख रहा है वहाँ वहाँ 3 आ जाएगा, और जहाँ जहाँ 3 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ 4 हुआ वहाँ 9 आ जाएगा, √5 हुआ तो 5 and 25 आ जाएगा, राइट। तो चलिए बहुत ही ईजी है, समझ लीजिए इसको, अच्छे से देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो, एक होते हैं मेन टाइप जिसमें अंडर रूट प्राइम नंबर आएगा, अकेला खेलने आएगा, कोई साथ ही नहीं है, तो हमें पूरी कहानी दोहरानी है जो हमने आगे रिपीट की, पर उसके साथ 5 आ गया, माइनस में, प्लस में, आगे 3 में मल्टीपल कुछ आ गया, ठीक है, मतलब उसके साथ कुछ ना कुछ और लिखा आ गया, तो आपको पूरी कहानी नहीं दोहरानी, आपको मेन हीरो को पहले ही ले लेना है कि भाई ये हीरो प्रोडक्ट जो है ना वो तो इरेशनल ही है, वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, राइट। बाकी कॉम्बिनेशन 5 माइनस √3 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो कहानी तो वही, क्या कहानी कि सपोजिशन स्टार्ट करोगे, मतलब अलग, ऑपोजिट, तो क्या लिखो, सपोज 5 माइनस √3 इज रैशनल नंबर, 5 माइनस √3 इज अ रैशनल। रैशनल है मतलब बच्चों, रैशनल है मतलब इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p/q। अब जब उसका कॉम्बिनेशन आए ना तो हीरो प्रोडक्ट को अलग कर दो, हीरो को अलग, बाकी सब एक साइड, एक तरफ हीरो, एक तरफ बाकी सब, ठीक है। तो माइनस √3 इधर ले आओ, ये टर्म इधर ले आओ, तो 5 माइनस p/q इज इक्वल टू √3। अब इसका एलसीएम ले लो, तो 5q माइनस p/q इज इक्वल टू √3। अब देखो ये p/q मतलब फ्रैक्शन नंबर, इंटीजर्स, p and q आर इंटीजर्स, इसका कॉम्बिनेशन करोगे तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, मतलब ये वाला नंबर आया रैशनल, क्योंकि ये p/q फॉर्म है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको, क्योंकि ये नंबर ही हमने रैशनल लिया है ना बच्चों, तो इसका कोई अलग कॉम्बिनेशन करूंगी तो भी रैशनल ही आएगा, ठीक है, आपने 9th में पढ़ा है। और अंडर रूट में प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, इरेशनल होता है। कैसा होता है, तो हम कहाँ पहुँच गए, अगर मैं ये सपोज करूँ ना तो मैं एक ऐसी जगह पहुँच गई, वहाँ पे जाके अटक गई, क्यों, क्योंकि मैं कहाँ पहुँच गई, रैशनल इक्वल टू इरेशनल, मतलब आप यहाँ पहुँच गए, 0 इक्वल टू 1 सपोज, विच इज़ रॉन्ग, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लिखोगे आप, रैशनल इक्वल टू इरेशनल, विच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन। अपनी फेवरेट लाइन है कॉन्ट्रा, स्पेलिंग देख लेना, डिक्शन। फिर अपनी नेक्स्ट फेवरेट लाइन, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, मतलब ये तो रैशनल नहीं है भाई, ये तो क्या है, इरेशनल। 5 माइनस √3 इज इरेशनल। दो ही टाइप के क्वेश्चन है बच्चों, तो आई होप आपको ये मस्त समझ में आ गया है। एक जब मेन टाइप हो, हीरो अकेला आता है, दैट इज अंडर रूट प्राइम नंबर, तो हमें क्या करना है, पूरी कहानी दोहरानी है। बट हीरो भीड़ में आता है तो हीरो को आपको अलग करना है, और हीरो को आपको इरेशनल ले लेना है, पूरा प्रूव करने बैठना नहीं है। और कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ पे आ गया, इरेशनल इक्वल टू रैशनल। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।